हे गाइस, आज हम द पोप्स एग्जॉर्सिस्ट नाम की मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करेंगे, जो कि अप्रैल 2023 में रिलीज हुई थी। ये मूवी फादर गैब्रियल अमोर्थ के द्वारा सॉल्व किए हुए केसेस पर बनी है, जो कि वेटिकन के चीफ एग्जॉर्सिस्ट थे। मूवी का ओपनिंग सीन 4 जून 1987 ट्रोपिका इटली का दिखाया जाता है, जहां पर गांव में एक लड़का पोजेस हो गया था। फादर गैब्रियल को उस लड़के को ठीक करने के लिए लड़के के फैमिली मेंबर्स बुलाते हैं। पोजेस लड़का इंग्लिश में बात कर रहा था, जबकि उसने इंग्लिश कभी नहीं पढ़ी थी। फादर उसे ट्रिक करके डीमन को वहां लाए हुए एक पिग में ट्रांसफर कर देते हैं। उस लड़के की फैमिली वाले पिग को मार देते हैं, जिससे वो लड़का डीमन के चंगुल से आज़ाद हो जाता है। 2 जुलाई 1987 को फादर को इस पोजेशन के बारे में बातचीत करने बुलाया जाता है। बिशप्स की काउंसिल के मेंबर्स फादर को अक्यूज करते हैं कि फादर ने चर्च की परमिशन के बिना एग्जॉर्सिज्म परफॉर्म किया। फादर बताते हैं कि वो लड़का मेंटली बीमार था, ना कि पोजेस। फादर कहते हैं कि मैंने सिर्फ उसके साइकोलॉजिकल इशू को एड्रेस किया और उसे यकीन दिलाया कि शैतान उसके शरीर से निकल गया है। फादर काउंसिल को बताते हैं कि उनके पास आने वाले 98% केसेस किसी न किसी मानसिक बीमारी से ग्रस्त थे, जिन्हें वो खुद डॉक्टर्स को रेफर करते थे। सिर्फ 2% केसेस एक्चुअली पोजेस होते हैं। चर्च के मॉडर्न होने के कारण अब कुछ लोग ईविल को डिनाई कर रहे हैं, मगर ये सही नहीं है। एक काउंसिल मेंबर सलवन फादर के साथ बहस करने लगता है, क्योंकि सलवन एग्जॉर्सिस्ट की पोस्ट को ही खत्म करना चाहता था। फादर जाते वक्त कहते हैं कि अगर तुम्हें मुझसे कोई दिक्कत है तो मेरे बॉस को रिपोर्ट करो, जो कि पोप खुद है। नेक्स्ट सीन में हम जूलिया नाम की लेडी को अपने बच्चे एमी और हेनरी के साथ में देखते हैं। जूलिया के हस्बैंड की मौत 1 साल पहले कार एक्सीडेंट में हो गई थी। उसी कार में हेनरी भी था, जिसने अपने पिता की मौत के बाद बोलना बंद कर दिया था। जूलिया अपने हस्बैंड के स्पेन में बने हुए घर को रिपेयर करके बेचने के इरादे से यूएसए से स्पेन शिफ्ट हुई थी। घर के रिकंस्ट्रक्शन का काम कार्लोस अपने आदमियों से करवा रहा था। वहाँ के लोकल प्रीस्ट फादर एस्केबल जूलिया की फैमिली को ब्लेस करने आते हैं। एमी को घर में घूमते हुए एक दीवार में एक होल नजर आता है। वहाँ एमी को वेटिकन की सील का सिंबल नजर आता है, जो अपने आप क्रैक होने लगता है। एमी इसे देखकर डरकर भाग जाती है। कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को भी काम करते हुए ये जगह दिखाई देती है। वो फ्लैश डालकर अंदर देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ एक जबरदस्त धमाका होता है। धमाके में कार्लोस के आदमी बुरी तरह जख्मी हो जाते हैं, जिन्हें वो हॉस्पिटल ले जाता है। ब्लास्ट के साथ ही हेनरी कुछ अजीब बिहेव करने लगता है। वो एक डरावनी सी आवाज में जूलिया को कहता है, यू ऑल आर गोइंग टू डाई। ये कहते हुए वो अपने फेस अपने ही नेल से स्क्रैच कर देता है। जूलिया हेनरी को हॉस्पिटल ले जाती हैं, जहां उसके सारे टेस्ट नॉर्मल आते हैं। जूलिया से हेनरी के पास के बारे में जानने के बाद डॉक्टर्स को लगता है कि हेनरी को फिजिकल नहीं साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, सो उसे साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहिए। घर पर वापस आने के बाद हेनरी फिर से अजीब हरकतें करने लगता है और उसके एब्डोमेन पर हेट शब्द अपने आप लिखा आ जाता है। इसके साथ हेनरी प्रीस्ट से मिलने को कहता है। जब फादर एस्केबल हेनरी से मिलने आता है तो हेनरी कहता है कि तुम गलत प्रीस्ट हो। ये कहकर वो फादर को अपनी पार से रूम से बाहर फेंक देता है। उधर हम पोप को देखते हैं, जो कि फादर गैब्रियल को हेनरी का केस सौंपते हैं। पोप फादर को ये भी कहते हैं कि इस जगह के कारण चर्च को पहले भी दिक्कत आई है। फादर स्पेन जाकर जूलिया की फैमिली और फादर एस्केबल से मिलते हैं। जब गैब्रियल हेनरी से मिलने जाता है तो हेनरी उन्हें देखकर काफ़ी खुश होता है। जब फादर हेनरी को सीक्रेट सिंबल दिखाते हैं तो हमें उसकी आंखों में डेविल की आंखें नजर आती हैं। फादर डीमन से उसका नाम पूछते हैं, मगर यह डीमन काफ़ी चालाक था। उसे पता था कि डीमन का नाम जानने से उसे आसानी से हराया जा सकता था, सो वो अपना नाम फादर को नहीं बताता। हेनरी को गैब्रियल के नाम के अलावा उसके बारे में काफ़ी कुछ पता था। गैब्रियल के सिंस, उसका पास्ट, सब कुछ। डीमन गैब्रियल को एक कावर्ड या कायर बुलाता है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान गैब्रियल के सभी साथी मारे गए, मगर वो जिंदा वापस आ गया। हेनरी अपने मुंह से एक रेड कलर की बर्ड निकालता है। गैब्रियल अब तक समझ गया था कि ये डीमन काफ़ी पावरफुल है और इसे हेनरी के शरीर से निकालना इतना आसान नहीं होगा। फादर सबको हेनरी की कंडीशन के बारे में ब्रीफ करता है। साथ ही वो ये भी बताता है कि डीमन ने हेनरी को इसलिए चुना है क्योंकि इंसान का ट्रॉमा डेविल के लिए गेटवे होता है। हेनरी के सामने उसके पिता की मौत के कारण हेनरी सबसे आसान टारगेट था। घर में काफ़ी सारी सुपरनैचुरल एक्टिविटीज़ होना शुरू हो जाती है। डीमन एमी को उसके पिता की आवाज़ में कॉल करके कहता है कि सब लोग मरने वाले हैं। फादर कहते हैं कि डीमन हमारे सिंस और गिल्ट को सेंस कर लेता है और उन पर फीड करता है। फिर वो फादर एस्केबल को अपने सिंस को कन्फेस करने को कहता है, ताकि डीमन एग्जॉर्सिज्म के दौरान इन्हें डिस्ट्रैक्ट ना कर पाए। एस्केबल के कन्फेशन के बाद गैब्रियल उनसे कहते हैं कि एग्जॉर्सिज्म के दौरान एस्केबल का काम सिर्फ प्रे करना है, उन्हें किसी भी हाल में डीमन के साथ कोई भी इंटरैक्शन नहीं करनी है। दोनों प्रीस्ट एग्जॉर्सिज्म शुरू करते हैं और डीमन दोनों के पास सिंस को उनके सामने लाता है। डीमन गैब्रियल से कहता है कि रोजारिया उसके कारण मारी गई है। फिर डीमन एस्केबल को कहता है कि वो प्रीस्ट तो बन गया है, फिर भी एडेल को वो कभी नहीं भूल पाएगा। डीमन एस्केबल को थोड़ा और टॉन्ट करता है तो वो हेनरी को चोक करने लगता है। गैब्रियल एस्केबल को रोकता है और कुछ देर के लिए उसे रूम से बाहर ले जाता है। रूम से बाहर जाते वक्त डीमन गैब्रियल से कहता है, यू हैव टेकन द बेट।
इसके बाद दोनों फादर्स अपने अपने सिंस को एक दूसरे के सामने कन्फेस करते हैं। एस्केबल एडेला नाम की लड़की से प्यार करता था। एडेला भी उससे प्यार करती थी, मगर वो चाहती थी कि एस्केबल प्रीस्ट ना बनकर उसके साथ में रहे। एस्केबल गॉड की सेवा करने के लिए अपने प्यार की कुर्बानी दे देता है और शायद यही बात उन्हें आज तक परेशान कर रही थी। गैब्रियल बताते हैं कि वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान वो भी सोल्जर था। वॉर में उनके सारे साथी मारे गए, मगर गैब्रियल जिंदा बच गया। इसके बाद उन्होंने प्रीस्ट बनने का फैसला लिया। एक बार गैब्रियल के पास रोजारिया नाम की लड़की का केस आया। गैब्रियल को लग रहा था कि रोजारिया को कोई मेंटल इलनेस है, इसलिए गैब्रियल ने ये केस डॉक्टर्स को रेफर कर दिया। रोजारिया असल में पोजेस थी और उसने अपने अंदर के डीमन से परेशान होकर सुसाइड कर लिया। गैब्रियल को तब रियलाइज हुआ कि वो रोजारिया की हेल्प कर सकते थे, मगर वो नहीं कर पाए। इस बात का गिल्ट उन्हें आज तक था। दोनों फादर्स एक दूसरे के सिंस को माफ करके दोनों को ब्लेस करते हैं ताकि डीमन दोबारा उनके सिंस को उनके खिलाफ ना यूज कर पाए। फिर फादर एस्केबल को हेनरी की मदद करने के लिए पुकारता है। एस्केबल जब हेनरी के पास जाते हैं तो वो फादर के कान को काट लेता है। फिर डीमन एमी और जूलिया पर भी अटैक करता है, जिन्हें फादर्स मिलकर हेल्प करते हैं। एमी और जूलिया को चैपल में रखकर दोनों फादर्स घर को इन्वेस्टिगेट करने निकलते हैं। गार्डन में एक कुआं था जिसे वेटिकन की सील से बंद किया गया था। सील को हटाने पर कुएं में बहुत सारे स्कल्स फादर्स को मिलते हैं। गैब्रियल कहता है कि ये स्पेनिश इंक्विजिशन के टाइम के विक्टिम्स हैं। ये चर्च की हिस्ट्री का एक काला अध्याय था। उस समय जो लोग कन्वर्ट नहीं होते थे उन्हें मार दिया जाता था। दोनों फादर्स घर में बेसमेंट में जाते हैं, जहां उन्हें वो वॉल मिलती है जिसके कारण शुरुआत में कंस्ट्रक्शन वर्कर्स जख्मी हो गए थे। वॉल को तोड़ने पर उन्हें एक वेटिकन सील वाला डोर मिलता है। डोर को खोलने पर अंदर एक बड़ा कैटाकोम्ब नजर आता है। अंदर काफी सारी डेड बॉडीज थी, मगर वियर्ड बात यह थी कि एक डेड बॉडी को पिंजरे के अंदर रखा गया था। गैब्रियल उनके रिंग देखकर बताते हैं कि ये कार्डिनल प्रोटेक्टर थे। ये पिंजरा इन्हें डीमन से बचाने के लिए था, ना कि कैद करने के लिए। सामने एक और डोर था जो कि लॉक्ड था। डोर की कार्डिनल प्रोटेक्टर के स्टमक में थी। गैब्रियल लाश के अंदर से की निकालकर डोर को ओपन करता है। अंदर के रूम में उन्हें फ्रायर डी ओहादा की लाश मिलती है, जो कि हिस्ट्री में ग्रेटेस्ट एग्जॉसिस्ट माने जाते थे। फ्रायर के जर्नल में गैब्रियल पढ़ते हैं कि 1475 में यहाँ एक पोजेस्ड मॉन्क का एग्जॉसिज्म किया गया था, मगर असल में यहाँ पर मल्टीपल पोजेशंस हुए थे और एग्जॉसिज्म भी फेल हो गया था। इस जगह का असली नाम सैंट सेबेस्टियन एबी था और यहाँ डेविल का वास था। गैब्रियल आगे कहते हैं करीब 200 फॉलन एंजल्स थे जिन्हें अर्थ में अलग अलग जगह दफनाया गया था। सेंट सेबेस्टियन एबी उन्हीं 200 में से एक साइड थी जहां पर गॉड नहीं रहते। 1475 वाले एग्जॉर्सिज्म के फेल होने के बाद डीमन ने फ्रायर को पोजेस कर लिया था। इसके बाद फ्रायर ने ही स्पेनिश इंक्विजिशन स्टार्ट किया था। फ्रायर को पोजेस करके डीमन को चर्च को इन्फिल्ट्रेट करने का मौका मिल गया था। जब वेटिकन को इस सब के बारे में पता चला तो उन्होंने इस जगह को सील करके डीमन को अंदर कैद कर लिया। जब घर की रिकंस्ट्रक्शन का काम शुरू हुआ तो वेटिकन की सील टूट गई, जिसके कारण डीमन आज़ाद हो गया। हेनरी सबसे आसान टारगेट था, सो डीमन ने उसे पोजेस कर लिया। मगर डीमन का असली टारगेट शुरू से ही गैब्रियल था। डीमन गैब्रियल को पोजेस करके फिर से हिस्ट्री को रिपीट करना चाहता था। इसी कारण डीमन ने गैब्रियल से कहा था, यू हैव टेकन द बेट, मतलब तुम मेरे जाल में फंस गए हो। जर्नल में डीमन का नाम गैब्रियल को पता चल जाता है, जो कि हेल का किंग एस्मोडियस था। जब डीमन को ये रियलाइज होता है कि फादर को उसका नाम पता चल गया है तो वो थोड़ा विचलित हो जाता है। दूसरी ओर वेटिकन में पोप हेनरी के केस पर रिसर्च करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट स्टडी कर रहा था। रिसर्च करने पर उन्हें फ्रायर का एक पुराना लेटर मिलता है, जिसे पढ़ने के बाद उनकी तबीयत खराब हो जाती है। पोप गैब्रियल का नाम लेते हुए बेहोश हो जाते हैं। घर में एमी भी हेनरी के साथ में पोजेस हो गई थी। एस्मोडियस एमी और जूलिया पर अटैक करता है। जब फादर्स उन्हें बचाने आते हैं तो वो दोनों फादर्स को अपने सिंस वाले विजन्स दिखाता है। एस्मोडियस एस्केबल को एडेला के फॉर्म में दिखता है और गैब्रियल को रोजारिया के रूप में। इसके बाद दोनों प्रीस्ट एस्मोडियस को फेस करने के लिए रेडी थे, सो दोनों अपने अपने विजन से बाहर आते हैं। एक स्टेज पर एस्मोडियस गैब्रियल एस्केबल एमी और जूलिया सब पर अटैक करके उन्हें मारने वाला था। साथ ही हेनरी भी ज्यादा देर तक उसे कंटेन नहीं कर पाता। इस पॉइंट पर एस्मोडियस गैब्रियल के सामने ऑफर रखता है कि मैं सब लोगों की जान बख्श दूंगा अगर तुम मुझे अपनी बॉडी को पोजेस करने दो। गैब्रियल को अब तक समझ आ गया था कि ये डीमन बहुत ज्यादा पावरफुल है और ये सबको मार डालेगा। सबकी जान बचाने के लिए एस्केबल एस्मोडियस को अपने आप को पोजेस करने की परमिशन दे देता है। एस्मोडियस गैब्रियल को पोजेस कर लेता है और बाकी सब लोग नॉर्मल हो जाते हैं। एस्केबल जूलिया एमी और हेनरी को कार में वहां से भेज देता है और खुद गैब्रियल की हेल्प करने के लिए वापस जाता है। गैब्रियल जानता था कि एस्मोडियस उसकी बॉडी का यूज करके चर्च को इन्फिल्ट्रेट करेगा और उससे गलत काम करवाएगा। इससे बचने के लिए गैब्रियल सुसाइड करने की कोशिश करता है, मगर एस्मोडियस उसे ऐसा करने नहीं देता। गैब्रियल कैटाकोम्ब में जाता है जहां उसे मदर मैरी नजर आती है, मगर ये एस्मोडियस की एक ट्रिक थी क्योंकि मैरी रोजारिया में बदल जाती है और गैब्रियल पर अटैक कर देती है।
एस्केबल गैब्रियल को ढूंढता हुआ वहां पहुंच जाता है और उसे बचाने के लिए लैटिन में प्रे करता है। एस्मोडियस ने गैब्रियल को काफ़ी हद तक पोजेस कर लिया था और वो फ्रायर की जगह चेयर पर बैठ गया था। एस्मोडियस एडेल के रूप में एस्केबल पर अटैक करता है, मगर एस्केबल क्रॉस की हेल्प से इस विजन को तोड़ देता है। एस्मोडियस गैब्रियल को भी रोजारिया के फॉर्म में हॉन्ट करता है, तो एस्केबल उसे अपना क्रॉस पास करता है। क्रॉस की हेल्प से गैब्रियल अपने विजन से बाहर आता है। दोनों प्रीस्ट लैटिन में एक साथ प्रे करने लगते हैं। काफ़ी देर प्रे करने के बाद दोनों प्रीस्ट फाइनली एस्मोडियस को एक्सरसाइज कर देते हैं। एस्मोडियस के एक्सोसिज्म के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। एस्मोडियस के जाने के बाद पोप की तबीयत भी पहले के मुकाबले काफ़ी बेहतर हो जाती है। पोप गैब्रियल और एस्केबल को मिलने बुलाते हैं। पोप दोनों फादर्स की तारीफ करते हैं क्योंकि दोनों ने इतने पावरफुल एक्सोसिज्म को परफॉर्म किया और एस्मोडियस से चर्च को बचाया। फिर पोप गैब्रियल को बिशप लुम्बा से मिलवाते हैं, जो कि गैब्रियल के फ्रेंड थे और आगे इस केस का सारा काम वही देखने वाले थे। लुम्बा फ्रायर के जर्नल को डिकोड कर रहे थे। वो बताते हैं कि जूलिया के घर को चर्च ने खरीद लिया है। जूलिया अपनी फैमिली के साथ में यूएसए वापस चली गई है और हेनरी भी पहले से काफ़ी बेहतर हो गया है। लुम्बा आगे बताते हैं कि चर्च ने बाकी 199 फॉलन एंजल्स की साइट्स को लोकेट और एक्सरसाइज करने की जिम्मेदारी गैब्रियल और एस्केबल को सौंपी है। इन साइट्स के रेफरेंसेस फ्रायर के जर्नल में मौजूद थे और दोनों को आने वाले कई सालों तक एक्सोसिज्म्स करने हैं। सल्लिवन के बारे में पूछने पर लुम्बा बताते हैं कि डीमन ने सल्लिवन को कुछ विजन्स दिखाए, जिनसे डरकर सल्लिवन सैबाटिकल लीव पर चले गए और लुम्बा को उसकी पोजीशन फिल करने के लिए बुला लिया गया। यहाँ पर मूवी एंड हो जाती है और हमें रियल फादर गैब्रियल अमॉर्थ के बारे में बताया जाता है, जिन्होंने अपने लाइफ टाइम में 1 लाख से ऊपर एक्सोसिज्म्स परफॉर्म किए थे। मूवी की एंडिंग ओपन है, तो इसका सीक्वल आने की पॉसिबिलिटी है। होपफुली आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी। गुड बाय।